अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हुमरान फ़ज़ल। चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ आज आपके सामने हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक एक करके इन सारी डेवलपमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद इनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हैं और इनकी अहमियत क्या है पाकिस्तानी सियासत को इस वक्त लेकर। तो इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन में सामने आई वो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं आज़म खान सवाती साहब, जिनकी उम्र तकरीबन 74 ईयर्स है, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी FIRs हुई थी। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हुए थे। जब 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा था, उस जलसे में उन्होंने एक तकरीर की और तकरीर करने के बाद रात को ही उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की। पहले तो वो तकरीर बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उस तकरीर में जोश था, वलवला था, और उस तकरीर में बहुत ज़्यादा इस किस्म की बातें की गई जो किसी तरीके से कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही थी। फिर उन्होंने उसी दिन रात को कुछ ट्वीट्स की जिधर मिलिट्री के कुछ लीडर्स के ख़िलाफ़ बात की गई, उनको गालियाँ दी गई जो कानूनी तौर पर ठीक नहीं थी। उसके बाद उनके ऊपर FIRs हुई और अगले दिन ही उनको 27 नवंबर को FIA आई और उनको घर से उठा के ले गई और FIA ने कहा कि आपने पीका लॉ की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पीका लॉ था उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2016 में बनाया था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी और जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस लॉ को पक्का कर दिया था और इम्प्लीमेंट कर दिया था। और फिर किसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यही लॉ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया, आज़म खान सवाती साहब के गले पड़ गया। उनको FIA ने उठाया और कहा कि आपने इस लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और साथ ही साथ उनके ख़िलाफ़ FIRs होना शुरू हो गई। 5 FIRs उनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में हो गई, उसके अलावा कुछ FIRs उनके ख़िलाफ़ सिंध में हुई। और इन FIRs के अंदर यही कहा गया कि उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ बातें की हैं जो पाकिस्तान की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं। पहले वो एक हफ़्ता इस्लामाबाद में रहे, इस्लामाबाद के अंदर जो FIA की कस्टडी है उसमें रहे। फिर इस्लामाबाद में से एक मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया, वो बलूचिस्तान चले गए। इसी बीच में जो उनके बेटे हैं उस्मान सवाती, उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाके एक रिट जमा कराई। उन्होंने कहा कि जो उनके वालिद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं वो गलत हैं और इन FIRs को एक ही बारी में सुना जाए। इन FIRs के पर जो भी एविडेंसेस हैं स्टेट के पास वो एक ही बारी में देखे जाएं और इन FIRs को एक ही बारी में ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जान को जो है वो ख़तरा है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर ये केस चला और ये केस चल रहा था काकड़ साहब की सरबराही में, हाशिम खान काकड़ साहब की सरबराही में ये केस चल रहा था। उन्होंने इन सारी FIRs को आज ख़त्म कर दिए। 5 की 5 FIRs को उन्होंने कॉश कर दिया और उन्होंने कहा ये सारी की सारी बेबुनियाद FIRs हैं। और फिर उन्होंने कुछ सवाल भी पुलिस वालों से किए। उन्होंने कहा कि क्या जो आपने FIR दर्ज की थी, क्या IG साहब जो हैं आपके, उनको इस बारे में पता है? तो पुलिस ने कहा नहीं जी, IG साहब को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो FIRs आप करते होते हैं तो आप इस किस्म के FIRs करते ही क्यों हैं कि जिसके बाद आपको मुंह दिखाते हुए भी शर्म आती है कोर्ट्स में जाकर? तो उन्होंने बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने इन सारी FIRs को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं। वो ये है कि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म की FIRs होती हैं, किसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, लोगों की बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, तो जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान का इमेज है वो भी ख़राब होता है। लोग पाकिस्तान को समझते हैं कि इस किस्म का मुल्क है जो युगांडा जैसा है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसा है, जहाँ पर लोग कुछ भी नहीं बोल सकते और हर चीज़ जो है वो स्टेट कंट्रोल करती होती है। इस किस्म की FIRs करके आप यही करते होते हैं। दूसरी इसमें एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि जब आप किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ FIR करते हैं जो पहले मशहूर नहीं होता लेकिन आप FIR कर देते हैं, तो इसके बाद वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। अब आज़म खान सवाती साहब के का जो ट्विटर हैंडलर था उसमें कोई तकरीबन 6000-7000 फॉलोवर्स थे इन FIR से पहले, लेकिन आपने FIRs की, आपने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात किए और उसके बाद उनके अपने आप जो है फॉलोवर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो स्टेट ने खुद ही रोल प्ले किया ये सब कुछ करने में। बहरहाल दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो ऑपोजिशन में इस वक्त लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो FIRs हो रही हैं। आज़म खान सवाती पे भी FIR हुई, उस तकरीर के बाद शहबाज गिल साहब के ऊपर भी FIR हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लीडर्स के ऊपर भी FIRs की जा रही हैं। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs नहीं होती और कुछ और लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIRs नहीं होती। जैसे कि अभी तक इमरान खान साहब जो FIR करवाना चाह रहे थे वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मौलाना फजल रहमान ने आज से चंद दिनों पहले जेंडर को लेकर ख़वातीन के हवाले से जिस किस्म की उन्होंने बात की, जिस तरह की बेहुदा और घटिया बात उन्होंने की, उसके ऊपर भी अभी तक कोई FIR नहीं हुई। ये दुनिया के किसी भी आप हिस्से में चले जाएँ, इस किस्म की बात करने के बाद तो लाजमी जो है वो FIR हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं देखी गई।
यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, अब उसको ये तय करना पड़ेगा कि किस किस्म, क्योंकि यहाँ पे कानून साजी करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को भी कानून साजी करने की ज़रूरत है, जुडिशरी को भी इस सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे कानून साजी को इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है कि किस किस्म की FIRs हो सकती है और किस किस्म की FIRs नहीं हो सकती। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पाकिस्तान में अब हो जानी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आज हुई वो ये थी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बड़ी जोश से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अक्सर मकसद था वो तो ये था कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम उसको भरपूर तरीके से मियां साहब को वेलकम करेंगे। उन्होंने कहा जी जितनी भी यूसीज़ हैं वहाँ से लोग जो हैं वो जाएंगे और जाके सारे MPAs इन यूसी से लोगों को लेके जाएंगे, और फिर वो जाके लोग वेलकम करेंगे नवाज़ शरीफ साहब को जब वो आएंगे। और नवाज़ शरीफ से अब कब आ रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खुद के लीडर हैं, ये जो साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि वो समहाउ जनवरी में मियां साहब जो है वापसी पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये एक और डेवलपमेंट हुई। फिर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हर हाल में पंजाब में इलेक्शन के लिए जाएगी, और हम कोई ऐसे रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि उनको पंजाब में गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर देना चाहिए तो वो डिज़ोल्व कर दें, हम इस इलेक्शन में जाएंगे, बल्कि मियां साहब खुद ही इस इलेक्शन के आगे कैंपेन करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो विफाक है उसमें इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में होंगे, उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने वाले। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक भी उड़ाया, और उन्होंने कहा कि खान साहब आप जो है वो इस्लामाबाद तो आ नहीं सके, आप बातें इतनी सारी करते थे, आप इस्लामाबाद भी नहीं आए। आपने ये कहा था कि मैं असेंबली को डिज़ोल्व कर दूंगा, इतने दिन हो गए आपने असेंबली को भी डिज़ोल्व नहीं किया, तो आप करना क्या चाह रहे हैं, आपको खुद भी क्लियर नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मियां साहब आके अगली इलेक्शन कैंपेन को खुद ही लीड करेंगे। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि जितना इस वक्त डैमेज मुस्लिम लीग नवाज़ को हो चुका है फॉर ऑब्वियस रीजंस, एक तो इकॉनमी है, दूसरा उनके पास कोई प्रॉपर किस्म की लीडरशिप नहीं है, तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ कुछ भी हासिल करना चाहती है इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तो उनके लिए ज़रूरी है कि मियां साहब की वापसी हो और मियां साहब ही आके जो है उनके इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। बहरहाल इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आजकल चल रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब की काफ़ी अरसे से मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग उनकी तब हुई जब नेक्स्ट आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करना था। इस मीटिंग के बाद हमने देखा कि ये बड़ी कामयाब मीटिंग थी, क्योंकि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद ही हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी बड़े खूबसूरत तरीके से उस समरी पे साइन कर दिए, नए आर्मी चीफ़ आ भी गए और कोई भी मसला मसाइल मुल्क में नहीं खड़ा हुआ। और अब फिर ये मीटिंग्स जो हैं बार बार की जा रही हैं, और ये की इसलिए जा रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन को कोई टाइम दिया जा सके, नेक्स्ट इलेक्शन की कोई डेट डिसाइड की जा सके। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खुला मौक़िफ़ है कि हम हर हाल में असेंबलीज़ डिज़ोल्व करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम तो असेंबलीज़ डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। अब ये काफ लीग का फ़ैसला है कि वो अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो वो असेंबली डिज़ोल्व करने के लिए तैयार हो जाएँ, और अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, अगले इलेक्शन में वो अपनी अलग से कैंपेन करना चाहते हैं, अलग जाना चाहते हैं, तो वो फिर जो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP और पंजाब दोनों में से असेंबलीज़ डिज़ोल्व करने के लिए 110% तैयार है। ये कल फवाद चौधरी साहब ने कहा। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो कहती है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। साथ वो ये भी कहती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेगोशिएट करना चाहती है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले वो अपनी ये शर्त हटा दें कि हमें इलेक्शन की नाइट डेट दें। बल्कि ये शर्त को हटाएंगे तभी हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो ये तमाम तर मामला जो है वो स्टैंड स्टिल पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ निकल आए जहाँ पर हर कोई राज़ी हो जाए, और नेक्स्ट जनरल इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं होते और जिस तरह से खान साहब कहते हैं मार्च में भी नहीं होते, तो हो सकता है जून या जुलाई इस किस्म के किसी टाइम पर भी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जिस पर अभी तक पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल भी बात नहीं करा, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने के लिए मिला है, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल के अंदर। सवात के अंदर, मालाकंड के अंदर, KP के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इधर आपने देखा किस तरीके से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। सवात में तो कुछ पुलिसमैन को रोक के तालिबान ने मतलब उनको एक तरीके से बंदी बनाया, उनको पकड़ लिया। फिर इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के एक वज़ीर के साथ भी ये सब कुछ देखने के लिए मिला। फिर सवात में एक धमाका हुआ जिसमें वो एक वैन ड्राइवर जो थे वो शहीद हो गए। फिर लोगों ने भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट किया सवात में,
और जिस किस्म की भी रिपोर्ट्स आई उसमें भी यही देखने के लिए मिला कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था। बहरहाल पिछले साल अक्टूबर के अंदर हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उन्होंने किसी तरीके से निगोशिएट करने की कोशिश की विद तालिबान, विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये 1 साल से जो मामला है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और ये कहीं आगे बढ़ नहीं रहा। निगोशिएशन शुरू होती है, 2-3 महीने के लिए सीज़ फायर हो जाता है, फिर निगोशिएशन ख़त्म हो जाती है, फिर सीज़ फायर भी ख़त्म हो जाता है, फिर धमाके दहशतगर्दी इस सब में शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जो एक सीज़ फायर का मुआहदा किया हुआ था उसे ख़त्म करते हैं और हम ऐलान करते हैं कि अब जहाँ कहीं भी हमारे लोग मौजूद हैं वो वहाँ पे हमले करना शुरू कर दें। अगले दिन हमने देखा कि कोयटा के अंदर एक हमला हो गया दहशतगर्दी का। बहरहाल अभी अफ़गानिस्तान से क्यों रिलेटेड है? ये अफ़गानिस्तान से इसलिए रिलेटेड है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जो कमांडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको एक सेफ हेवन्स मिली हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर और यही वहाँ से आ रहे हैं और वही आके यहाँ पे आके ऑपरेट करते होते हैं। दूसरी तरफ जो US का स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी कह दिया है कि अगर तो इस किस्म की सिचुएशन को नहीं रोका गया और अगर अफ़गान सॉइल दहशतगर्दों को एक सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती रही तो हम फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे और ये एक्शन उसी तरीके का होगा जो शायद आपने पहले भी देखा था। अब उसमें कितनी शिद्दत से वो एक्शन लेते हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल ये वो तमाम तरह इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी। इसके बाद मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं अपना अगला व्लॉग जो है वो डिफ़ॉल्ट के हवाले से बनाने वाला हूँ, उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।